हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए फाइनल में अमेरिका की विदेश नीति जो कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में 1993 से 2000 तक रही, इस पे आज चर्चा करूँगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो है 1992 को जो राष्ट्रपति चुनाव हुए, इसमें रिपब्लिक पार्टी के जो लिबरल पार्टी को हटा करके डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बिल क्लिंटन को भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुना गया। 20 जनवरी 1993 को बिल क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चुनाव प्रचार के दौरान क्लिंटन के भाषणों में घरेलू मुद्दे ही उठाए गए। विदेश नीति से संबंधित मसलों पर वे नहीं बोले, क्योंकि जब भी शासन बदलता है तो अमेरिका के हित नहीं बदलते। इस करते कि मुख्य रूप से पिछली जो विदेश नीति की अधिकतर बातों को जारी रखा जाएगा। क्लिंटन ने विशेष रूप से कहा कि उनकी प्राथमिकता पश्चिम एशिया शांति वार्ता को जारी रखना, रूस के साथ साल्ट संधियों के प्रयासों में इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि युद्ध पूर्व युगोस्लाविया में शांति बहाल करना, अकाल पीड़ित सोमालिया में सहायता पूर्ति करना। तो ये जो है विदेश नीति के जो है उनके विचार रहे। अब एक ही राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जो अपने नेतृत्व में विदेश नीति को जो विदेश नीति में कुछ उनकी विदेश नीति में जो परिवर्तन रहे, जो उनमें मुख्य रूप से जो विशेषताएं रही विदेश नीति की राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में, पहला था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की मांग की जा रही थी। सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के सवाल पर पहली बार 1991 में सुरक्षा परिषद की पहली शिखर बैठक में ये मुद्दा उठा। 1992 में जकार्ता गुटरपेश शिखर सम्मेलन में भी सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग की गई। प्रारंभ में अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु जर्मनी और जापान को अपना स्पष्ट बहुमत देने की घोषणा की, लेकिन 1997 में अमेरिका सुरक्षा परिषद के अन्य 3 स्थायी सीटें विकासशील देशों को देने के लिए सहमत हो गया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने के लिए अमेरिका ने यह फैसला किया कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों पर है कि वे स्थायी प्रतिनिधि का चयन चाहेंगे या बारी बारी से सभी को यह स्थान देने का समर्थन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में सुधार के लिए बाध्य होना पड़ा। अमेरिका ने जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वाधिक बकाया राशि है, अपने बकाया के भुगतान के लिए कड़ी शर्तें आरोपित की। इसमें संयुक्त राष्ट्र स्टाफ में कटौती की जाए, संयुक्त राष्ट्र बजट में अमेरिकी हिस्सेदारी में कटौती की जाए, सुरक्षा अभियानों में अमेरिकी सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भुगतान करना शामिल है। अमेरिका चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित बजट में उसका अंशदान 25% से घटाकर 22% तथा शांति अभियानों में अंशदान जो अमेरिका का 30% से घटाकर 25% किया जाए। इस प्रकार से अमेरिका का ये दबाव था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बजट सुधारों के लिए, शांति अभियानों के लिए अमेरिका देता है, उसके बजट को कम किया जाए। इस प्रकार से क्या है कि अमेरिका ने की विदेश नीति में ये एक जो सुझाव परिवर्तन देखने को मिला। दूसरा था रूस के लिए आर्थिक सहायता। 1993 को बिल क्लिंटन ने प्रशासन ने रूस के लिए $1.5 अरब की सहायता पैकेज की घोषणा की। रूसी राष्ट्रपति येल्सिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की शिखर बैठक के बाद इस योजना की रूपरेखा तैयार हुई, जिसमें रूस को $69 करोड़ प्रत्यक्ष अनुदान, $70 करोड़ की सहायता गेहूं व अन्य खाद्यान्न के रूप में तथा 20 करोड़ अन्य सहायता के रूप में दिया जाना शामिल था। अमेरिका ने इस पैकेज की घोषणा रूस में राजनीतिक आर्थिक सुधारों को समर्थन देने के लिए की। राष्ट्रपति क्लिंटन के अनुसार रूस की आर्थिक स्थिति को सुधारना
येल्सिन के सुधारों को समर्थन देना अमेरिका के अपने हित में है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक लोकतांत्रिक रूस अमेरिका के लिए लाभदायक है। राष्ट्रपति के अनुसार येल्सिन से हटाए जाने से रूस में उदारवादी मुक्त बाजार समर्थक अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी। यह पश्चिमी जगत के लिए कूटनीतिक और आर्थिक पराजय होगी। राष्ट्रपति क्लिंटन ने कि हमने शीत युद्ध के दौरान अरबों डॉलर साम्यवाद को हराने में खर्च किए थे। अब हमें इस धन का एक छोटा सा हिस्सा निश्चय ही इस देशों की सहायता के लिए देना होगा जहां साम्यवाद के स्थान पर लोकतंत्र की विजय हुई है। इस प्रकार से राष्ट्रपति क्लिंटन ने 2007 तक परमाणु हथियारों के जखीरे में भी कटौती की जा सके, इसके लिए भी प्रस्ताव रखा। आर्थिक सहयोग के मामले में शिखर वार्ता में यह तय किया गया कि रूस को दाता राष्ट्रों के पेरिस क्लब का सदस्य बनाने में अमेरिका सहयोग करेगा। इस प्रकार से रूस को अमेरिका ने सहायता देने का निश्चय किया आर्थिक रूप से। अगला जो परिवर्तन था क्लिंटन के नेतृत्व में वो था कि विदेश स्थित जो सैनिक अड्डों को बंद करने का निर्णय। विदेशों में सैनिक अड्डे बनाने की अमेरिका की नीति जो है शीत युद्ध की राजनीति और 1949 में नाटो तथा ऐसे ही अन्य संगठनों की स्थापना से प्रेरित थी। इस प्रकार अमेरिका ने विश्व भर में सैनिक अड्डों सैनिक ठिकानों की एक श्रृंखला तैयार की, जिससे कि पश्चिमी यूरोप से लेकर थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस जैसे देशों में उसने सैनिक अड्डे कायम किए। शीत युद्ध के अंत के साथ इन सैनिक अड्डों का महत्व कम हो गया। 1990 के अंतिम दिनों में ही अमेरिका अपने सैनिक ठिकानों में कमी करने की नीति का अनुसरण कर रहा था। राष्ट्रपति क्लिंटन ने 1993 में विदेश स्थित 29 ठिकानों को समाप्त करने की घोषणा की। इन्हें मिलाकर अमेरिका अब तक 704 सैनिक ठिकाने समाप्त कर चुका है। अमेरिका के रक्षा मंत्री के अनुसार सैनिक ठिकानों में की जा रही कटौती से 2000 तक 56 अरब डॉलर प्रति वर्ष की बचत होगी, जिससे कि एक बहुत बड़ी बचत साबित होगी। इस प्रकार से अमेरिका ने दुनिया में जो सैनिक अड्डे स्थापित किए थे, जिस वजह से शीत युद्ध विश्व में शुरू हुआ था, उसको समाप्त करने का ये जो विदेश नीति में परिवर्तन किया, ये एक अमेरिका के बजट भी इससे बढ़ा और शीत युद्ध का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंत हुआ। अगले जो परिवर्तन था विदेश नीति में वो था मानवाधिकार की कूटनीति। मानवाधिकार की कूटनीति अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की कि यदि चीन ने अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को ठीक नहीं किया तो उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड स्टेटस से वंचित कर दिया जाएगा। किंतु मानवाधिकार के मुद्दे पर चीन झुकने के लिए तैयार नहीं है। चीनी प्रधानमंत्री फेंग ने स्पष्ट किया कि चीन कभी अमेरिकावादी मानवाधिकारों को स्वीकार नहीं करेगा। यदि कभी अमेरिका मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड स्टेटस को समाप्त करना चाहता है तो चीन की भी इस स्टेटस में रहने की रुचि नहीं है। चीनी प्रधानमंत्री ने कहा कि 2000 तक चीन 10 खरब डॉलर मूल्य का माल आयात करेगा। यदि अमेरिका को चीन का आयात बाजार नहीं चाहिए तो वह भले ही स्टेटस को समाप्त कर दे। इस प्रकार चीन ने अमेरिकी दबाव के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिससे अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह आरोप लगाया गया कि वह मानवाधिकार के बहाने से चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। क्लिंटन प्रशासन को चीन के इस तेवर के आगे झुकना पड़ा। चीन को पूर्ण फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान किया गया। अगले जो इस प्रकार से अमेरिका की विदेश नीति में ये परिवर्तन रहा। अगला था कि अमेरिका ने जापान में भी के साथ भी व्यापार में 60 अरब डॉलर अर्थात 18 खरब रुपयों का आवार्षिक घाटा हो रहा था। उसमें पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। क्लिंटन ने निर्णायक रूप में ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे जापान के दबाव में उनकी अर्थव्यवस्था मुक्त हो जाए।
अमेरिका की जापान की यह शिकायत थी कि अमेरिका की मुक्त बाजार व्यवस्था से लाभ उठाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तीव्र गति से बढ़ा रहा है, लेकिन अपने बाजार को उसने पूरी तरह बंद कर रखा है। जापान निर्यात के लिए अपने उत्पादकों को तरह तरह की रियायतें देता है तथा आयातों पर प्रतिबंध लगाता है। इस प्रकार से क्या है कि केल्टन ने अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए आयात तथा निर्यात की इसकी अर्थव्यवस्था को केल्टन ने बदल देना चाहते थे। केल्टन के दबाव पर जापान ने अपनी चावल को विश्व बाजार के लिए खोल दिया। अमेरिका को जापान अपना खुला बाजार प्रदान करे यह आग्रह करने के लिए केल्टन ने जापान की यात्रा की। इस प्रकार से केल्टन ने जो है जापान के साथ सहयोग करके अपने जो है विदेश नीति में ये अच्छे संबंध बनाकर जापान के साथ परिवर्तन किया। अगला था कि भारत अमेरिकी संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ आया। 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर को ऐसा संघर्ष ग्रस्त क्षेत्र बताया जिसमें विश्व शांति को खतरा है। इससे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का बयान नहीं दिया। कश्मीर के अलावा मानवाधिकार, परमाणु अप्रसार, व्यापार, भारत अमेरिका संबंधों में प्रमुख मुद्दे संबंध जिससे खराब रहे। लेकिन 1998 को भारत ने पोखरण में जो 5 परमाणु परीक्षण किए, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। पोखरण परमाणु विस्फोटों के बाद 200 से ज़्यादा भारतीय संस्थानों और कंपनियों को अमेरिका ने काली सूची में डाल दिया। प्रतिबंधित संस्थानों कंपनियों के साथ ही किसी तरह के कारोबार पर रोक लगा दी गई। 1999 में केल्टन प्रशासन ने पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद प्रतिबंधों की सूची 51 भारतीय कंपनियों को हटा दिया, जिसका भारत ने सही दिशा में कदम जो प्रतिबंध भारतीय कंपनियों पर लगाए थे वो हटा दिए गए। और 2000 में राष्ट्रपति केल्टन ने 5 दिवसीय भारत की यात्रा की। दोनों देशों ने अपने संबंधों को भविष्य में सुधारने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया, जिसमें दोनों शासन देशों के बीच नियमित रूप से शिखर बैठक सुरक्षा तथा परमाणु अप्रसार पर चल रही बातचीत को आगे गति देने का निर्णय किया। आपसी संबंधों तथा अन्य मुद्दों की समीक्षा करने और आतंकवाद और अधिक कारगर ढंग से मिलकर निपटने की सहमति व्यक्त की। साथ ही दोनों पक्षों ने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार करते हुए स्वीकार किया कि दक्षिण एशिया में तनाव इस क्षेत्र के देश ही दूर कर सकते हैं। 2000 इस दृष्टिकोण पत्र को 2000 का नाम दिया गया। भारत अमेरिका के आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए 8 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई। कारगिल के संदर्भ में केल्टन ने भारत का समर्थन किया, जिससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। इस प्रकार से केल्टन ने अन्य जो विदेश नीति में राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी 2000 में राष्ट्रपति जो यात्रा की। रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 4 जून को पहली शिखर वार्ता में हजारों परमाणु हथियार बनाने में जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है उसको नष्ट करने का निर्णय किया गया। दोनों पक्ष जो है परमाणु हमलों से बचने के लिए मॉस्को में एक ऐसा संयुक्त केंद्र स्थापित करने में सहमत हो गए जो परीक्षा पत्र की निगरानी करेगा। शिखर वार्ता के अंत में दोनों पक्षों ने 16 सूत्री घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इस प्रकार से राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अरब इजराइल की समस्या को सुलझाना चाहते थे। वे उन देशों पर दबाव डालते रहे जैसे भारत, पाकिस्तान, जो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक नहीं हैं। जहाँ तक मानवाधिकार की बात है, क्लिंटन इसे लागू करने के लिए काफ़ी उत्सुक चिंतित थे। वे युद्धों के अंबार में कटौती करने के पक्ष में थे। इस प्रकार से क्लिंटन ने शांति स्थापित करने के लिए और सहयोग देते हुए इस प्रकार से
अलग अलग देशों के साथ अपने नेतृत्व में विदेश नीति में परिवर्तन किए और यही जो है आगे चलते रहे। और इसमें 2001 से लेकर के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी इसी पर चलते हुए विदेश नीति को संचालित किया। इसी के साथ ही यहाँ मैं ये राष्ट्रपति क्लिंटन के नेतृत्व में जो अमेरिका की विदेश नीति थी उसको विराम देती हूँ। अगला जो टॉपिक है वो कल करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।